सबके पास 24 घंटे, उन 24 घंटे में स्टीफन हॉकिंस भी थे, उस 24 घंटे में अब्दुल कलाम थे, उस 24 घंटे में आप हैं, उस 24 घंटे में हम हैं, उस 24 घंटे में एक कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव इंसान है। तो द पॉइंट हियर इज दैट उन्होंने रीडिंग को एक शौक बनाया था। नाउ रीडिंग एक साधना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तपस्या, साधना और शौक। अब हमारे जैसे लोगों के लिए, हम तो साहित्य के साधक हैं, तो मैंने एक गजल लिखी है, वो गजल सुनाती हूँ मैं आपको कि इश्क की हर खता निभानी है, लोग कहते मुझे दीवानी है, उनको देखूं तो धड़कने थमकर बुनने लगती नई कहानी है, इश्क की हर खता निभानी है, आपका रूठना मनाना भी रिश्ते की एक निशानी है, और हो मोहब्बत या बेहिसी उनकी रस्म उल्फत है चलती जानी है। अब आपके जिस्म की ही खुशबू से इत्र की बोतलें बनानी है, और इश्क की हर खता निभानी है, जिंदा रहते हैं देख कर जिनको उनके पहलू में जान जानी है, इश्क की हर खता निभानी है, और लोग कहते मुझे दीवानी है। क्या बात है। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। हमें जब भी कोई चीज़ करनी होती है तब हमें इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिलती है? पहले के ज़माने में ये इंस्पिरेशन हमेशा से ही बुक्स से मिलती थी, और आज के ज़माने में भी अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं जो दुनिया में सबसे अलग है, या फिर किसी चीज़ के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ नया करना है, तो भी आपके अंदर जितना होगा तब वो जाके अंदर आपकी इंडिविजुअलिटी से मिक्स होके बाहर निकलेगा। सो पढ़ाई लिखाई जीवन के हर एक पड़ाव में बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई एज इन बुक रीडिंग। आज हम ऐसे ही एक एक्सपर्ट के साथ बात करने वाले हैं, एक ऑथर के साथ बात करने वाले हैं, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इनफैक्ट शी हैज़ वन द अवार्ड ऑफ बेस्ट ऑथर एज वेल। तो ऐसे ही एक ऑथर को आज हम इस पॉडकास्ट में लेके आए हैं। उनके साथ बात करेंगे बहुत सारी बुक्स के बारे में, रीडर्स के बारे में, नॉन रीडर्स के बारे में, और उनकी कविताओं के बारे में। चलिए वेलकम करते हैं श्रद्धा रमानी को। श्रद्धा, वेलकम टू दिस शो। Thank you so much, Nishita. Thank you. The pleasure is all mine. So Shraddha, you started your career at very young age, you know, और आपने गोल्ड मेडल भी अपनी पढ़ाई लिखाई में मतलब हासिल किया हुआ है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आपका इंस्टिंक्ट क्या था जब आपने पहली बुक लिखना सोचा था? वेल, पहली बुक लिखने का सोचा था नहीं। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9, तो तब से लिखती जा रही थी, और हर बार कभी कहीं दिखाया, कभी किसी को बताया, सबको पसंद आया। एंड मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है कि जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मैं ग्रेड 8 में थी तब से लेकर के हिंदी में वाद विवाद कविता, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, पोम कॉम्पिटिशन, इन सब में पार्टिसिपेट किया। तो एक स्टेज फियर जो था वो हमेशा से चला गया। तो लिखती रही, फिर ऐसा जिंदगी में पड़ाव आया कि लिखना बंद हो गया। लिखना बंद होने के बाद तकरीबन बच्चे बड़े हो गए, फिर वापस कविताएं लिखना शुरू किया। 2-3 लोगों को सुनाई, उन्हें पसंद आई। अहमदाबाद मेरी कर्म भूमि है, अहमदाबाद में कई जगह पे ओपन माइक्स में परफॉर्म किया। लोगों को अच्छा लगने लगा, और लोगों को लगा कि मेरे काम में गहराई है, जो मुझे खुद को महसूस नहीं हुई थी। जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी किताब छपवाती क्यों नहीं, तब मुझे बहुत बचकाना बात लगी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिंदगी की कलम से मेरी पहली किताब है, और मैं इतना डर रही थी कि किताब कैसे बनेगी। लेकिन जब मैंने वो किताब लिखी, which was a product of around 10 months का हार्डवर्क लगा था सिर्फ उसको एडिट करने, उसके कवर में लिखने में तो कहानियां 5-6 साल पुरानी थी। तो जब उसको लेकर के आए हम, और लोगों ने जितना प्यार दिया, इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, और मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जो किताब होती है वो अपने बच्चे के लिए जैसी होती है। तो शुरुआती दौर से आप मेरी फोटोज देखेंगे तो उस किताब को मैं हमेशा बिल्कुल सीने से चिपका के बैठती थी। तो वो किताब लिखने का जो सिलसिला था, वो जो पहली बार लोगों ने पसंद किया, यू गेट अ सोशल अप्रूवल दैट योर वर्क इज लव्ड। Right now you are sitting here, your work is loved, that's why you are inspired to create more. My work was loved, people started asking when is the next book coming, and then I thought that बहुत सारे ideas हैं, बहुत सारे mails खुद को किए हुए हैं,
I started penning them down and editing शुरू हुई, तो that's how the writing journey started. लेकिन राइटिंग में ये एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आपको कुछ ऐसी इंस्पिरेशन चाहिए होती है जिससे बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड। तो ऐसा लिखना, उसकी प्रोसेस क्या होती है? मतलब हाउ डू राइटर्स राइट? मतलब वो कुछ पढ़ते हैं या फिर क्या होता है? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? रात को कुछ लिखते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठ के लिखते हैं, कुछ टॉयलेट में लिखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? See, there is no process. I'll be very honest with you. There is no process. It's like आप एक बाल्टी लेके बैठिए और उस नल को ऑन कर दीजिए और वो भर रही है, भर रही है, भर रही है। जब वो भर जाएगी तो क्या करेगी? वो बहने लगेगी। मैं बिल्कुल राइटिंग को उसी प्रोसेस को कहती हूँ कि जब कोई रीडर होता है जो पढ़ता चला जाता है, वो बकेट भर गई। अब वो बकेट इतनी भर गई, इतने आइडियाज, इतने थॉट्स, इतने कैरेक्टर्स हैं कि वो बाहर आना ही है। एंड दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस। आई मीन, आई हैव नेवर सीन समबडी हु कम्स अप एंड सेज दैट मैंने कभी किताब पढ़ी नहीं है बट मैं ऑथर हूँ। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली सिचुएशन है कि आपको खुद को तो स्वाद आता होगा, जो आप पका रहे हो खुद को तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो द ब्यूटी इज दिस ओनली कि आप बहुत पढ़ाओ। जैसे मैं बचपन से पढ़ती चली आ रही हूँ, मुझे और कोई शौक नहीं है सिवाय पढ़ने के। तो पढ़ना 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 पढ़ना, और वो सारे कैरेक्टर्स, कभी कभी मुझे लगता था कि इस कहानी का अंत अगर ये होता तो कैसा होता। तो जब आप बहुत पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूवी रिव्यूअर्स की अगर हम बात करें तो दोज हु हैव वॉच्ड मूवीज थ्रू आउट देयर लाइफ, they would be able to review it. Yeah. I mean, you must have gone through the process. The process is, and coming to your question, that there is no such recipe. और किताबें और I would say creativity एक ऐसी चीज है जो कभी भी सेट करके तो नहीं कर सकते। I would never say that मैं 4 बजे उठ करके लिख सकती हूँ। ये फिक्स है कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ सकती हूँ। रात को सोने से पहले पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि मेरी नींद के दौरान मुझे वो सारी कहानियां चलती रहती हैं। And the first thing which I do is when I get up in the morning और कोई अच्छा ड्रीम आया है, अच्छा आइडिया आया है, I pen that down. I have a dream diary. वो ड्रीम डायरी is the foundation of my 7 books. Oh. Even the coming up. Because सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मैं तब होती हूँ जब मैं सो रही होती हूँ। Okay. तो मैं अच्छी किताब पढ़ के सोई एंड रात को सोते समय मुझे वो सारे आइडियाज फ्लोट होंगे, नए नए कैरेक्टर्स आएंगे, ऐसी स्टोरीज जो मैं इमेजिन नहीं कर सकती। Amazing. वो I have created and the process is only this because it is creativity. तो घड़ी, समय, छुट्टी लेकर के कभी नहीं आएगा। वो एक आइडिया है जो खुद आकर के आपका दरवाजा खटखटाएगा। फिर गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी रोक करके कहानियां लिखी हैं। मतलब गाड़ी बीच में रोक के आपने लिखी हुई है? हाँ, और वो मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आई एम अ वर्किंग वुमेन सिंस बिगिनिंग। बहुत सालों से, आई मीन आई थिंक आई वाज 14 years old, तब से कमाना शुरू किया। बट हम विमेन में एक इनग्रेन चीज होती है कि अपनी कमाई हम हमेशा पूछ के खर्च करते हैं। तो करीबन 7-8 साल पहले की बात है, वेट बहुत ज्यादा था, तो मैंने सोचा कि अभी अपने लिए एक ट्रेडमिल खरीदी जाए। तो ट्रेडमिल खरीदने गई तो 55-56 हजार रुपए की ट्रेडमिल थी। तो हमने सोचा यार नहीं खरीद सकते, ट्रेडमिल नहीं खरीद सकते। फिर 2-3 दुकानों में गई, एक जिम साइकिल पसंद आई। वो जिम साइकिल 22,000 रुपए की थी। अब 22,000 रुपए की जिम साइकिल देख करके तो आ गई। फिर मैंने सोचा यार श्रद्धा, 22,000 रुपए बहुत होते हैं, और 8-9 साल पहले 22,000 रुपए की वैल्यू आज से बहुत ज्यादा थी। मैंने यार नहीं, 3 दिन उस दुकान के बाहर रोज गुजरी मैं। यहीं प्रहलाद नगर के पास एक दुकान है, मैं बार बार गाड़ी लेके गुजरती थी कि कैसे खरीदूं मैं, कैसे खरीदूं। फिर अचानक प्रहलाद नगर आने से पहले वाले मोड़ पे मुझे अचानक से एक थॉट आया जो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अपनी, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि थोड़ा खुद के लिए जिया तो क्या गुनाह किया, सबके लिए हमने क्या क्या फना किया, माना पुकारेंगे मतलबी हमें ये लोग, माना पुकारेंगे मतलबी हमें ये लोग, जब घुट रहे थे हम, जब सिसक रहे थे हम, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा खुद के लिए जिया तो क्या गुनाह किया, जालिम है ये दुनिया टोकेगी दर बदर, तू खुद की धुन में चल, बन खुद का हम सफर, क्या सोचता है कौन ये फिक्र तू न कर, इस फिक्र ने ही सबको बंजर बना दिया, थोड़ा खुद के लिए जिया तो क्या गुनाह किया। यू वोंट बिलीव, ये आज भी रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड किया इसको अपने मोबाइल में। और दैट वाज द मोमेंट कि मैंने गाड़ी पार्क की उस शॉप के नीचे एंड मैंने बोला शाम को मेरी साइकिल डिलीवर कर दीजिएगा। माई पोम टॉट मी कि अपने लिए कब जियोगी तुम,
क्या बात है, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Amazing. मच, थैंक यू सो मच, Amazing. The poem is so थैंक यू। inspirational कि यार खुद के लिए जिया तो क्या गुनाह किया। बहुत अच्छी क्या poem. करते हैं हम अपने लिए? मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस होता है अपने जो हमारी कम्युनिटी है फीमेल्स के लिए कि यार अपनी पसंद का रसोई कब बनाएँगे हम? Very true. क्या खाना मेरा बनाना है क्या ये? खाओगे, क्या बनाऊँ? बेटे से पूछा, बेटी से पूछा, मम्मी से पूछा, हस्बैंड से पूछा। यार मैं अभी अब सेल्फिश हो गई हूँ जब से खुद के लिए जीना शुरू किया है। मुझे ना वीक में 1 बार दाल ढोकली शाम को बनानी होती है। नोबडी ईट्स इन द फैमिली एंड आई एम अ हार्डकोर फैन ऑफ गुजराती फूड। मैं अपने लिए दाल ढोकली बनाती हूँ, मस्त एसी चलाती हूँ, फिर मस्त मूवी लगा कर के और मैं अपने लिए हर हफ्ते में 1 बार जीती हूँ। क्या बात है। क्योंकि हमें केवल प्रीच नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। वेरी ट्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कि मम्मी हमेशा बोलती है कि देखो मैंने बुखार में भी खाना बना के दिया, बट पापा ने सुबह कहा था कि तुम आज दवा लेके सो जाओ, मैं मंगवा लूंगा खाना। नहीं नहीं नहीं, आई डू, मैं कर लूंगी। अब अगर खुद को ही खुद ट्रैप से नहीं निकालोगे तो शाम को अफसोस होगा। सही बात है। जब वो बोल रहे हैं कि तुम सो जाओ, कर लेंगे मैनेज, तो करने दो ना। किसने बोला है शक्तिमान की पोती बनने को? सही बात है। माय क्वेश्चन इज दैट कि कौन बोल रहा है यार कि तुमको बुखार है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी डिलीवरी हुई है, तुम्हारी सर्जरी हुई है, मैंने तो इसमें भी किया, मैंने तो उसमें भी किया। क्यों किया? मुझे लगता है ये जो सोच है ना अब धीरे धीरे बदल रही है, पर अब वो सूडो फेमिनिज्म की ओर जा रही है। अब जो लड़कियां हैं जैसे अभी अभी आप किसी रिसेंटली शादीशुदा लड़की से या फिर पूछेंगे कि भाई तुम आज क्या कर रही हो, तो वो या तो पार्टी में जा रही होगी, या तो वो किटी में जा रही होगी, या तो फिर वो अपने काम वो अभी पूरा ऑपोजिट हो गया हमारे पेरेंट्स से। या फिर आप जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लाइफ में देखा है और बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद जाके एक लेवल पे पहुंचे हैं, यू नो। बट अभी की जनरेशन ऐसी नहीं है। अभी की जनरेशन सिर्फ खुद के लिए सेल्फिश बन के जी रही है। आपको नहीं ऐसा लगता? देखिए मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, आप मुझसे हर सवाल करेंगी, मैं कविताओं में जवाब देती चली प्लीज। जाऊंगी। अभी की जो जनरेशन है वो मेन को अलग तरीके से बर्डन दे रही है, स्पेशली विमेन। जैसे मैं अभी कविता ना सुना करके आपको केवल एक फैक्ट बताऊं कि बेचारा पुरुष करके एक कविता है जिसमें पुराने टाइम के मेल्स ने जो प्रेशराइज किया है औरतों को, उसका बदला न जाने क्यों आज की लड़कियां अपने हस्बैंड से ले रही हैं। देयर इज नो नीड। आज हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, उसको कुक करने आता है। जैसे मैंने मेरे बेटे को, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसको 7 से 8 डिशेस ऐसी बनाने आती हैं जो कोई मैच नहीं कर सकता। क्या बात है, आप सुनाइए कविता। आई वुड लाइक टू हियर इट। ओके, आई वुड डेफिनेटली डू दैट फॉर यू। आप चाहते हो तो। वो बेचारा पुरुष, मुझे महसूस हुआ कि ये पुरुष बेचारे हो गए हैं। आज वाले पुरुष को हमने बेचारा बना दिया है। तो कमिंग अप विद दिस पेज नंबर 84, अपनी किताब जो है ना उसको पढ़ना एक अलग मजा है। एब्सोल्युटली। सो बेटी को सिर पर बिठाया है हमने, बेटों को नीचे उतारा है। बेटी को सर पर बिठाया है हमने, बेटों को नीचे उतारा है। फेमिनिज्म के इस दौर में पुरुषों का मुश्किल गुजारा है। जो जुल्म और अत्याचार किए पुरानी सदी के मर्दों ने, उनकी भरपाई कर रहा आज का मर्द बेचारा है। और सबकी इच्छा पूरी करता चलता ये जादुई सा कोई पिटारा है। कभी माँ, कभी पत्नी, तो कभी बेटी ने जब चाहा जितना चाहा फटकारा है। और अपनी पत्नी को बराबरी देने की खातिर दोहरी जिम्मेदारियां वो खुशी से निभा रहा है। उसकी पत्नी उसकी बेटी को कोई सेकंड सिटीजन ना समझे, ये बात उसे जरा भी नहीं गवारा है। और हो किरण बेदी या इंदिरा गांधी, उनके पिताओं ने ही उन्हें निखारा है। इस हर रिश्ते को सम्मान व प्रेम की माटी से पुरुषों ने सजाया व संवारा है। फिर भी लोगों ने समाज की हर मुश्किल का बोझ इनके सर पर उतारा है। नारी को श्रेष्ठ कहने आने की ओड़ में, नारी को श्रेष्ठ कहने आते की होड़ में पुरुष बन गया बेचारा है। और बेटी को सर पर बिठाया है हमने, बेटों को नीचे उतारा है। क्या बात। द थॉट प्रोसेस बिहाइंड राइटिंग दिस वाज दैट आप लोग सिर्फ एक ही कैटेगरी को नहीं सोच सकते दैट विमेन वर रॉन्ग्ड, उनके साथ गलत हुआ। आई कंप्लीटली अग्री, but there is a section wherein the men are suffering. They are suffering. अच्छी पढ़ी लिखी औरत है, बोल रही है मैं नहीं कमाऊंगी, तुम कमाओ, तुम कमा के आओ ना। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आई एम अ टीचर एंड आई ऑलवेज टेल देम कि द विमेन हु डू नॉट एस्पायर टू वर्क, वो अपनी कंट्री का 50% जीडीपी तो वही गिरा रही हैं।
सही बात फिर है। व्हाई आर वी ब्लेमिंग गवर्नमेंट, व्हाई आर वी ब्लेमिंग पॉलिटिक्स? गवर्नमेंट ने तो तुमको राइट टू एजुकेशन दे दिया ना। हम्म 2009 right to education came. Now we see so many women love to do kitty party, as you said just now. How many of them are actually being an equal stakeholder in house's economy? दे आर आप वेरी घर लेस। आप घर नहीं चला रहे ना, तो पुरुष बेचारा तो बन ही जाएगा। वो शाम को आकर के प्लेट भी उठाए, तुम्हारे नखरे भी उठाए, कमा करके भी लाए। तो that is a balance which we are lacking in the society, as you mentioned. बीइंग अ फेमिनिस्ट आप पुरुष की तरफदारी कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, being a feminist author, feminist does not make me a stupid human. Being feminism is like I have to speak for those people, those women who are deprived. I am not a deprived woman. I would never call myself deprived. तो अगर मैं अपने हस्बैंड को एक अनरीजनेबल डिमांड्स करना शुरू करूं, तो वो तो रैशनलिज्म कम हो गया ना। फेमिनिज्म कम्स फ्रॉम रैशनलिज्म। ट्रू। जिनके पास दिमाग है वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि अच्छी इमेंसिपेटेड औरत है, मस्त ताज में कॉफी पी के आई और उसके बाद वो घर आ रही है एंड देन द हस्बैंड हैज टू लिसन टू द टेंट्रम्स एज वेल। कॉफी का बिल भी तो उसी ने पे किया है। We need to understand that fact as well. I am taking men's side because we need an egalitarian society. We need an equal society. ऐसा नहीं हो जाए कि फेमिनिज्म लेते जाएं और फिर हमें एक ऐसी कोई सोसाइटी लगे जहाँ पे मेल्स की प्लाइट सुनने के लिए एक नया मूवमेंट खड़ा हो गया। Maybe. You Maybe. never know. we might invite, we might are inviting it and we are not having idea about it. वेरी ट्रू। तो अब जैसे ये सब जो हम फेमिनिज्म की या भी कुछ भी अगर हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की जो भी कहते हैं ना उसका मिरर है, कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अभी का जो समय चल रहा है उसके। अब इस सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो रीडर्स भी कम हो गए हैं। बिल्कुल। आप मुझे नहीं लगता मैंने किसी को भी अपने ऑफिस में या फिर अपने ग्रुप सर्कल में, मदर्स हैं, दे आर वर्किंग, दे लव टू रीड, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर वेरी गुड रीडर्स, लेकिन अभी के टाइम में उनके पास रीडिंग के लिए टाइम नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? टाइम नहीं है या टाइम देना नहीं चाहती हैं? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन टू एवरीबडी कि टाइम नहीं है। देखिए, वक्त सबके पास 24 घंटे। उन 24 घंटे में स्टीफन हॉकिंस भी थे, उस 24 घंटे में अब्दुल कलाम थे, उस 24 घंटे में आप हैं, उस 24 घंटे में हम हैं, उस 24 घंटे में एक कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव इंसान है। तो द पॉइंट हियर इज दैट उन्होंने रीडिंग को एक शौक बनाया था। नाउ रीडिंग एक साधना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब तपस्या, साधना और शौक। अब हमारे जैसे लोगों के लिए हम तो साहित्य के साधक हैं। हमसे तो बिना पढ़े नींद ही नहीं आती है। मतलब आप, मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होगा कि नहीं, बट मैंने किताबें पढ़ने के लिए शादियां छोड़ी हैं, बड़े बड़े फंक्शंस छोड़े हैं, और हमेशा एक ही बहाना रहा है कि मेरा पेट दुख रहा है। मुझे याद है कि आज से 12-13 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा इवेंट अटेंड करना था। सुबह से तैयारियां, और बढ़िया सी साड़ी ली, सब कुछ तैयारियां हुई। उस दिन हाफ डे में भी आ गई, और गलती ये हो गई कि मन्नू भंडारी की एक बहुत खूबसूरत किताब है आपका बंटी। अच्छा। और वो पढ़ी हुई थी किताब, उस दिन हाफ डे में आ गई, वो गलती हो गई। और हाफ डे में आकर के मैंने वो किताब यूं ही ली। मैंने कहा अभी तो तैयार होने में टाइम है, चलो पढ़ना शुरू करूं। 25 पेज, और मैं उस किताब में इतनी डूब गई कि मैंने फोन से उठाना बंद कर दिए। मुझे हस्बैंड आके बोलने लगे हमें पार्टी में जाना है। मैंने कहा नहीं, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, अ वेरी बैड स्टमक। कुछ नहीं हो रहा था, मुझे वो किताब खत्म करनी थी। एंड दैट बुक हैज बीन रिटन सो ब्यूटिफुली कि वही मैं आपको फर्क बता रही हूँ, साधना और जस्ट अ हॉबी। मुझे वो किताब पढ़नी थी, मुझे वो साइकिल जो उसमें जो भी चीजें चल रही थी, जो प्रोसेस थे, वो पूरा देखना था कि व्हाट इज एन एंड दैट इज अ वेरी इंट्रीगिंग बुक। वो एक बच्चे की लाइफ पे बहुत खूबसूरती से लिखी गई किताब है। तो मुझे याद है कि इन लोग शादी वादी सब अटेंड करके आए, और उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद किताब खत्म की थी। कुछ 7.5 घंटे लगे थे किताब खत्म करने में, एक ही दिन में खत्म की। छुट्टियां ली हैं मैंने छुट्टियां ली हैं। आज से 9-10 साल पहले बर्थडे पे हस्बैंड बुक्स देते थे। आमिश की ट्रिलॉजी है, दैट ट्रिलॉजी फर्स्ट बुक हस्बैंड ने गिफ्ट की बर्थडे पे, और वो बड़े खुश हुए कि भाई तुम्हारे लिए बुक लेकर के आए। मैंने कहा ठीक है दे दो, और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। शिव जी की जो तीनों कहानियां हैं। यस,
मैं तो अपने बर्थडे पे डिनर पे नहीं गई, मैंने कहा अब तुमने मेरे हाथ में किताब दे दी है, अब Oh तो my मैं नहीं आ God. पाऊंगी। तो बोले केक तो कट कर लो, मैंने कहा जल्दी जल्दी कट करो, फिर मुझे किताब पढ़नी है। एंड आई यूज्ड टू वर्क एट अ डिफरेंट स्कूल, विद द स्कूल वेयर आई एम वर्किंग दैट्स नॉट द प्लेस, आई मीन 10-11 साल हो गए उस बात को। I took an holiday. 27th is my birthday. 28th was a Saturday and 29th happened to be Sunday. और जब तक वो किताब पढ़ती पढ़ती मैंने बोला कि अरे ये इसका तो सीक्वल है। तो बोला कि हाँ पर ये बहुत मोटी है, तुम खत्म तो करो। मैंने कहा ये हो जाएगी, जल्दी से सीक्वल लेके आओ। बोले यार तुम तो टास्क दे रही हो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चलेगा। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पूरी रात जाग के बर्थडे, दैट वाज माय बेस्ट 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 बर्थडे। उस पूरे बर्थडे पे मैंने दोपहर 12 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह तक सिर्फ किताब पढ़ी थी। खाया पिया कुछ कुछ नहीं, मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मुझे सिर्फ चाय चाहिए। पर ये डिफरेंस अगर हम देखें कि पिछले ज़माने में एंटरटेनमेंट का सिर्फ यही ज़रिया था, ओनली बुक्स, ठीक है? तो बहुत वाइज लोग हमें मिलते थे। आज के ज़माने में वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दैट्स व्हाई बुक्स आर टेकन एट लास्ट। उसको लास्ट ऑप्शन रखते हैं लोग। इट इज़ द हार्श रियलिटी बट इट्स ट्रू। तो एक रीडर और एक नॉन रीडर के क्या ट्रेट्स होते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू से? See, घड़ा जितना ज्यादा भरा होगा वो उतना कम छलकेगा। When you see a lot of people preaching, it means that they just want to, put up what is there. So the reader would always be analyzing things. Reader has not gone through only his own life. He has gone through all the characters' life which he has read. And the characters, the protagonists make a very strong impact on their life. That's why I always say that be very selective in your books. Which types of book I am choosing, because we also know that if we watch a series which is having some sort of abuse, we start taking up the language without even realizing that it is happening with us. For example, if you watch any of the series, an F word is a very common word, and we think that it is fashionable. No, it is a criminal offense, but we are under that fashion. The same thing goes for books as well, that if you are a reader, you understand, you are empathetic, your emotions would be better, you'll be able to understand people's pain in much intense way than a non-reader, because a non-reader will not have that sort of vocabulary, will not have that sort of imagination. I always ask this question, today is the book lovers day, I always ask this question to everyone: what does book give you? Imagination. Just imagine that everybody who is sitting here, they must have imagined this thing happening, and that's why it is happening. So the best leaders and the best creators would be the one who are the people who are imagining. Somebody is imagining a life on Mars, and then our children would be landing on Mars and they'll be vacationing on the Mars. That is the True. beauty of reading. I mean, and non-readers, I would say, they do not react after thinking, they just react because they have not gone through the process. And especially if you see that the teenage people, they are misinterpreted. The teenage children are misinterpreted. For that example, if I'll tell you that those who are reading, they are reading very good stuff. Those who are reading now, they do not read anything. पहले क्या होता था कि अगर आप 12-13 साल के हो तो नंदन पढ़ना है, चंपक पढ़ना है, देन वो छोटी छोटी कॉमिक्स आती थी, चाचा चौधरी, पिंकी बिल्लू, हम भी पढ़ के बड़े हुए। लेकिन अच्छा तब लगता है कि आज जब 11 साल का बच्चा उठा के हैरी पॉटर पढ़ रहा होता है, तब मजा आता है, बिकॉज हैरी पॉटर का जो लेवल है दैट इज फार बेटर देन व्हाट वी रेड. तो दिस सोसाइटी, दिस पॉपुलेशन इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन. वेरी ट्रू. हमारे करियर्स हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे, तो हमें एक तरीके का एक ईज भी था और तकलीफ भी थी. तकलीफ ये कि भाई हम हमेशा कह सकते थे कि भाई मुझे तो ये नहीं बनना था जो तुमने बना दिया, और ईज ये थी कि हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी है. फेल्ड इंजीनियर है तो बोलेंगे पापा ने कहा था इंजीनियर बनो, मैंने तो बनना ही नहीं चाहा. ईजी है. बट आज के बच्चे ऐसे नहीं है, दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स. मुझे नहीं बनना है इंजीनियर, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट. And I'm clear, and they are ready to take responsibilities. True. They are ready to take responsibilities. So reading makes them a very strong person. Reading makes you very strong, because वो चीजें जो आप शायद जिंदगी में नहीं देख रहे हो, अगर आपकी किताब में किसी ने देख लिया तो आपको समझ में आता है कि मेरे इस एक्शन का रिएक्शन नहीं हो सकता. मुझे लगता है कि श्रद्धा जी अभी क्या चेंज हो रहा है, जो पेरेंट्स हैं, जो नए नए पेरेंट्स हैं, वो
अपने बच्चे को लेके जब पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं या फिर बच्चे के होने के पहले जब गायनेक के पास जाते हैं, तब वो एक सुझाव दे देते हैं कि बिफोर यू गो टू स्लीप पापा को स्टोरी सुनानी है या फिर मम्मी को बच्चे को स्टोरी सुनानी है, इट इज़ द कंपल्शन, ठीक है। तो आजकल क्या है कि मर मिटते हैं एक बच्चे के लिए कि भाई इसने ये डिमांड किया, उससे पहले वो चीज़ आ गई। तो ये चेंज मैं देख रही हूँ कि रात को सोते पहले वो पंचतंत्र की कहानियाँ या फिर एनिमल की स्टोरीज या फिर फेरी की स्टोरीज, ये सब जो है वो माँ बाप बच्चों के लिए पर पढ़ते हैं। सो डू यू थिंक दैट इट इज चेंजिंग धीरे धीरे? सी हम लोग सब तो नानी दादी की कहानियां सुन के ही बड़े हुए हैं। जी। मुझसे तो आप अभी पूछिए कौन सी पापा ने सुनाई थी, कौन सी मम्मी ने सुनाई थी, सब याद है। आजकल के पेरेंट्स बिजी बहुत हैं बिकॉज उनके पास एक बहुत खूबसूरत यंत्र है, मोबाइल। दैट इज अ प्लाइट। देखिए, सम ऑफ द पेरेंट्स आर स्टिल पेइंग अटेंशन, वो अपने बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट यूट्यूब पे कहानियां चला कर दे देना इज नॉट अ सोल्यूशन। बिकॉज वो जो कहानियां हम सुनते हैं, उन कहानियों के मॉरल से इम्पोर्टेंट होता है जब माँ सर पे हाथ रख करके वो कहानी सुना रही होती है, वो एक्सप्रेशन, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर एंड पापा, now did the frog die? The father does not want the child to face that fear of death. No, 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 no. The frog did not die. The frog took rebirth. So my point of view here is that yes, parents are investing right now. Parents are coming upon that level, but the efforts should be, 1000% more than what they're doing right now. Put the device aside. Speak to your children. कहानियां बनाना सीख जाएंगे। हमें तो कहानियां बनाना आता है बिकॉज हमने बच्चों को अपने कहानियां सुनाई हैं बचपन, पूरी जिंदगी मैंने अपने दोनों बच्चों को कहानियां सुनाई हैं। अब मैं दुनिया को कहानियां सुना रही हूँ। और आपकी कहानियां पसंद भी की जा रही हैं। आपने एक किताब लिखी है विमेन, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। अब अगर मैं विमेन के बारे में बताऊंगी तो आप थोड़ी शॉक्ड हो जाएंगी बिकॉज मेरी विमेन वो वाली विमेन नहीं है जो आपको लगेगा कि बीइंग अ फेमिनिस्ट राइटर मैंने विमेन लिखा होगा। So my women is, she is wacky, she is obsessed, she is maniac, she is egoistic, and she is nefarious. This is a book of 5 dark women. Okay. These are 5 characters. These are five protagonists who have these 5 psychological characters. So my wacky woman is not, I'll not tell everything about my book, but yes, the girl who's wacky, she's not been accepted by her mother because of her skin color. Oh, mother. This happens in the society. True. That the mother did not like the girl because the mother was very fair, very beautiful, and the girl was a little dark toned. So she never got the love. And whenever she got love, she ran away from it. Because the first source of love was mother. वहां से मिला नहीं, अब किसी से चाहिए नहीं। Wow. कमिंग अप टू दिस, अभी पूरी नहीं बताऊंगी। OME के लिए मैं आज आपको एक बुक गिफ्ट करके जा रही हूँ। यू हैव टू रीड N is Nefarious, wherein there is a girl, the protagonist is a girl, she is a psychiatrist, and she is arrested because of her there are 45 children who have died. Oh my 45 God. children died. She is considered as criminal and a serial killer, and that's why she is arrested. तो उसको अरेस्ट किया जाता है एंड वो आराम से चली जाती है। एंड देन द जर्नलिस्ट कम्स अप एंड आस्क हर कि आपने ये क्यों किया? शी सेड बिकॉज ऑल ऑफ देम वर द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एंड आई माई सेल्फ वॉज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस. My father used to do this, my stepfather used to do this with me, and I've gone through the pain, and I always wondered कि किसी ने मुझे जहर दे दिया होता तो मैं आज़ाद हो गई होती। तो मैंने उन 45 बच्चों को आज़ाद कर दिया। That was what her thought was, and it is completely imaginative. And I don't know, कभी कहीं पढ़ा होगा, कभी कहीं सोचा होगा. Whenever people read women, they always come up to me. You will see that there's a red dot on this end. It's full of blood. It's not only the blood of those people, it's the blood of that woman. Her heart was bleeding throughout the year, throughout her life. So that's what is there. I write dark. I do not write happy endings. Your genre is dark. Yeah, my genre is that I present a gray side of life. Okay. I do not believe in white and black. I always believe, that's why I'm wearing white and black mixture as well. Because I believe that कोई भी एकदम बहुत अच्छा और कोई भी एकदम बहुत बुरा हो ही नहीं सकता. There is a gray side. वो ग्रे वाला शेड जो होता है ना, वो शायद हमको जिंदगी के जो यथार्थ का धरातल है उसके पास रखता है.
स्वप्न सुंदरी और वो सपनों वाली कहानियां नहीं देखनी है। सच तो रियलिटी सच में आ है। जाओ। सिंड्रेला को सच में तो नहीं मिला था जो सिंड्रेला को हमने सब कहानियों में दे दिया है। राइट, Every Cinderella is suffering right now. Many of the Cinderellas are suffering. वेरी ट्रू। So we need to write grey. Sometimes some of us have to take that risk, but people like it. एब्सोल्युटली। I am very sure people have loved this book. 3 एडिशंस आ चुके हैं, तीनों बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एंड जब भी कभी बात हुई है सबने यही बोला कि मैम पूरी पढ़ी, लेकिन नेफेरियस के बाद वी वर स्टन्ड। आपका फेवरेट बुक कौन सा है? और आप एक जो बिगिनर है जिसने कभी लाइफ में बुक ही नहीं पढ़ी है, उसको आप कौन सी ऑथर की बुक पढ़ना रेकमेंड करेंगे? देखिए 2 सवाल पूछे आपने, दूसरे वाले का जवाब आसान है इसलिए पहले दूंगी। मिच एल्बम की बुक है ट्यूसडेज विद मॉरी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मास्टरपीस क्रिएटेड एंड एवरी पर्सन शुड रीड इट। आई हैव रेड दैट 9 times. 9 I times? did it. I read it 9 times because that book is a beautiful book which gives you message about life, about a teacher-student relationship, and also about living in the present moment. So Tuesdays with Maury with Mitch album is a must. Then there is a book, Dr. Brian Weiss का book है Many Lives, Many Masters. Yes. It's a book on reincarnation. And I loved it so much that I read all the entire series. Oh. I am a mythology fan, so and especially महाभारत fan. महाभारत का कोई भी वर्जन कहीं पे भी रिलीज होता है मैं तुरंत खरीद के लाके पढ़ती हूँ. So I've read महाभारत from Karna's perspective, Duryodhan's perspective, from Shakuni's perspective, from Kunti's perspective, Draupadi's perspective, जिसके perspective जहाँ मिले सब पढ़े हैं मैंने. महाभारत की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं. तो अभी आप कौन सी लास्ट बुक आपने पढ़ी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? एक मतलब एक फ्लाइट है हमारा कि बुक्स लिख रहे हैं तो पढ़ने का टाइम भी कम मिलता है बिकॉज आई एम फुल फ्लेजेड वर्किंग वुमेन, तो टाइम भी कम मिलता है तो लिख रही हूँ. अभी सबसे ज्यादा जिसको पढ़ रही हूँ वो मेरी अपकमिंग बुक स्मृति. ओके. आई एम राइटिंग अ बुक विच इज कमिंग अप ऑन 5th October. तो उसकी एडिटिंग चल रही है तो अभी सबसे ज्यादा जिसको पढ़ रही हूँ उसी को पढ़ रही हूँ क्योंकि आई होप द पीपल हु आर लिसनिंग, दोज हु आर ऑथर्स, दे मस्ट अग्री विद मी दैट अपनी किताब को कम से कम 20 से 22 बार पढ़ना पड़ता है. आपको नहीं लगता कि लिखते समय फ्लो, हम नॉवेल लिख रहे हैं, हम छोटी कहानियां लिखना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी आसान भी, लेकिन जब आप नॉवेल लिख रहे हो तो इट हैज टू गो इन अ सीरीज कि कहीं बीच में कोई इंसिडेंट मिसिंग नहीं हो गया हो. और मेरा तो सबसे खराब मैं बताऊं वो रहता है कि मैं लिखने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं इस कैरेक्टर में ये पॉइंट भी डालती तो और अच्छा होता, तो मैं उसको री राइटिंग करती हूँ. फिर वो उसको री राइटिंग करके फिर वो री एडिटिंग में जाता है. तो करेंटली मैं स्मृति को 18वीं बार एडिट कर रही हूँ. अभी सबसे ज्यादा वही पढ़ी जा रही है. बट हाँ, बिना पढ़े नींद नहीं आती है और अपना पढ़ के नींद नहीं आती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना पढ़े नींद नहीं आएगी और अपना पढ़ के नींद नहीं आएगी. तो शिवानी की बुक है. शिवानी हैज बीन माय फेवरेट ऑथर. उनको मैंने पूरी जिंदगी जिया है. उनकी कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसे मैंने नहीं पढ़ा है और उनकी किताब वापस उठा के बैठी हूँ मैं. उनकी संपूर्ण कहानियां हैं तो संपूर्ण कहानियों में से कहानियां पढ़ रही हूँ. जिसे कल रात को पढ़ा वो थी विश कन्या. शायद 27वीं 28वीं बार पढ़ा होगा मैंने. बट मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और मैं ये पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये देखना हो कि आप इंटेलेक्चुअली ग्रो किए या नहीं ग्रो किए तो आप अपनी पढ़ी हुई किताब को 2 साल बाद पढ़ के देखिए. ओह. यस, यू विल फाइंड अ न्यू एस्पेक्ट इन दैट. एंड व्हेन यू विल फाइंड देन यू विल अंडरस्टैंड, यार दो पढ़ी तो थी मैंने, ये क्यों नहीं आया मुझे ना. वो इसलिए नहीं आया क्योंकि तब आप उतने इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं किए थे. तब आपने लाइफ के वो पड़ाव नहीं देखे थे जो अभी इन 2 सालों में देख लिए. राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. तो अब मैं चाहूँगी कि आप अपने किताब की कुछ ऐसी कविताएं हमें सुनाएं जो आज के दौर में आपको लगता है कि बहुत कनेक्टिव है, बहुत रिलेटेबल है. जो भी आज हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके हर एक कोई उसे रिलेट कर पाए, ऐसी कोई कविताएं आपकी बुक में से हमें सुनाइए. बिल्कुल. मुझे लगता है हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का शौक है. वेरी तो ट्रू. बहुत ज्यादा पैसा आपने पूछा और वो देखिए कविता मेरे सामने है. कविता का शीर्षक है न जाने क्यों हीरे जमा कर रहे हैं. तो कविता कुछ इस तरह से है कि 2 पल की खुशियां कमाने की खातिर
तुझे कुर्बान किए जा रहे हैं। 2 पल की खुशियां कमाने की खातिर तुझे कुर्बान किए जा रहे हैं और सुकून खरीदने की ख्वाहिश में मुसलसल बेसुकून हुए जा रहे हैं। हो बेहतर मेरा घोंसला दूसरों से, इस कोशिश में दिन रात दफ्तर में बिता रहे हैं। और हो बेहतर मेरा घर मेरे दोस्तों से, सोचकर दोस्ती भूलते जा रहे हैं। ये दौलत, ये शोहरत बढ़ाने की खातिर खुद ही खुद से दूर हम जा रहे हैं। मोहब्बत के वादे निभाने की जिद में मोहब्बत नहीं हम निभा पा रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने की जिद में उन्हें उनका आज नहीं दे पा रहे हैं। और मसरूफ है इस जहां को जन्नत बनाने में, मसरूफ है इस जहां को जन्नत बनाने में, उस जहां को भूलते जा रहे हैं। सुकून तो मिलेगा 2 गज जमी के नीचे। कहते हैं ना, सुकून हमको यहाँ पे जिंदगी में नहीं मिलता, तो सुकून तो मिलेगा 2 गज जमी के नीचे, जानते हुए भी इमारतें बना रहे हैं। मकबरे तो बनते हैं बस पत्थरों से, ना कोई कुछ ले जा सका है ना ले जा सकेगा। मकबरे तो बनते हैं बस पत्थरों से, न जाने क्यों हीरे जमा कर रहे हैं। क्या बात है, Thank you so अमेजिंग much, thank you so अमेजिंग। much. सो हाउ डू यू चूज योर वर्ड्स? जैसे आपने कविताओं में भी आपने ये शब्द जो है वो एकदम रिलेटेबल भी है और इजीली समझ में भी आ जाते हैं। कभी कभी होते हैं ना जो राइटर्स, मतलब ओ भारी भरकम वर्ड्स, सो दैट इज नॉट यू। तो ये हाउ डू यू चूज योर वर्ड्स? See, basically, I have been very just to all the languages. I am born and brought up in Lucknow, तो उर्दू काफ़ी साफ है। और यूपी में पढ़ी हूँ, तो हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेरी। इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है, अभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं। तो वर्ड्स के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट मैंने रैपिडेक्स से इंग्लिश नहीं सीखी है, मैंने ज़िंदगी से इंग्लिश सीखी है और किताबें पढ़ी हैं। जितनी किताबें पढ़ी हैं वो सारे शब्द जो हैं वो मस्तिष्क में आकर के मैट्रिक्स की तरह सेट हो जाते हैं। और जब कोई पोम लिख रहे होते हैं या कविता लिख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या सुंदर लगेगा। ये डिफिकल्ट लिखना इज नॉट, मतलब कोई बहुत फैंसी बात नहीं है। आप जैसे ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हो, आप अपना रीडर परसेंटेज नीचे ले जाते हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या सुंदर दिखेगा। तो पढ़ते चले आ रहे हैं, बस मैं तो यही कहूँगी, पढ़ते रहिए, अपने आप ज्ञान की गंगा बढ़ती रहेगी। कोई कम्युनिकेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़िए, सब कुछ इसी में है। क्या बात है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी आज के दौर में क्या हो गया है कि राइटर्स और ऑथर्स को भी यू नो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में उन्हें बुलाया जाता है, बुक लॉन्च करवाई जाती है, बतौर इन्फ्लुएंसर्स बुलाए जाते हैं, अच्छी सी मार्केटिंग की जाती है, ताम जाम होता है, तब जाके एक बुक लॉन्च करते हैं। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट, लाइक ऐसा होना चाहिए या फिर आप सादगी से अपनी बुक लॉन्च कर दीजिए? देखिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है। कभी आप खिचड़ी खाना चाहते हैं, कभी आप बिरयानी खाना चाहते हैं और कभी आप ताज में जाकर के 23 कोर्स मील खाना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो। बाकी हाँ, ये है कि मार्केटिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऑथर्स को भी दे हैव टू कम अप, दे हैव टू कम एंड टॉक अबाउट देयर बुक्स। दिस इज़ योर शो वुड बी वॉच्ड एंड देन पीपल वुड वांट टू नो अबाउट माय बुक विमेन। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। So my point is that I am not very fond of calling influencers and spending a lot of money, but yes, there should be one sort of celebration, because a book is as good as producing a child. So there should be people who are actually readers, who are literary enthusiasts. They should be called, and author should be given that due, because what he has created, we never make money. Our money is spent on this, we never make money. So they should get their due of respect, that acknowledgement and acceptance by the society. बहुत ज़्यादा फैंसी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हो। बहुत ज़्यादा किसी पर्सनालिटी को बुला के भी नहीं, अपनी माँ के हाथों, अपने बच्चों के हाथों करवाना बेहतर है। बट इवेंट होना चाहिए। हाँ, देयर शुड बी वन इवेंट। मैं आज बताऊँ तो मेरी 7 किताबों के लॉन्चेस के जब मैं गूगल फोटोज में फोटोज देखने जाती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे मालूम है कि मैं आज से 10, 12, 15 साल बाद जब बैठूंगी तो मुझे ये यादें बहुत सुंदर लगेंगी। एंड I'll add one point here, that when I write, I am not writing for getting popular. I am writing to be remembered. मुझे किसी के शब्दों में कोई नहीं पहचाने, मुझे मेरे शब्दों को पढ़कर पहचाना जाए, ये मेरी जिद है। ये मेरी जिद है कि मेरे ही किताबों को पढ़िए। मैं मर के मरना नहीं चाहती, मैं मर के लोगों की बुक शेल्फ में जिंदा रह जाना चाहती हूँ। दैट इज व्हाई आई राइट। अमेजिंग। थैंक यू सो अब मच। बहुत सारे
ऐसे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं जो सिर्फ बुक लिखते हैं, ठीक है। जैसे चेतन भगत है, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। अमिश त्रिपाठी हैं, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं। लाइक यू सेड कि वी नेवर अर्न आउट ऑफ इट। तो ये सब सिर्फ राइटिंग अगर करते हैं, इज दैट पॉसिबल कि उनका घर उनकी सिर्फ बुक से चलता हो? जैसे कोई पब्लिकेशन है, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, टू द डार्कर साइड Yes. ऑफ अ ऑथर, उनका घर कैसे चलता है? देखिए, वो लेवल पे जाने के लिए बहुत बहुत लंबा मुकाम है। हर आदमी को चेतन भगत और अमीश जितना कमाना है उतनी ही पॉपुलैरिटी चाहिए, लेकिन हर आदमी नहीं कमा सकता है उतना। किसी की एक स्टोरी हिट कर गई, लोगों ने पसंद की और पढ़ना शुरू कर दिया, फिर चाहे उनकी चौथी पांचवी किताब इतनी अच्छी नहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार ब्रांड बन गया तो पब्लिकेशन हाउसेस देने। नाउ ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री का एक प्लाइट है कि सेल्फ पब्लिशिंग बुक्स ही वापस आ रही हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल पब्लिशर्स ऑथर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो फिर हमने कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात कर ली है। देयर इज एन ऑथर हु इज एक्सट्रीमली रिच एंड देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑथर हु गॉट national prize, if I'm not wrong. I mean, on this there was a person, there was a news few months ago that एक गरीब सा आदमी है, उसको एक पत्र आया कि आपको सरकार इनाम देना चाहती है। बोलता है लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। तो मैं कैपिटलिज्म की बात कर रही हूँ कि किसी एक के पास इतना पैसा है कि वो लंदन में जाके शोज कर रहा है, और किसी एक के पास इतना है कि वो कागज भी कहाँ से ला रहा है उससे कोई पूछ के दिखाए। वाह, सो ये होता है इस फील्ड में। बट फिर भी राइटर्स की जो जिद होती है या फिर पैशन होती है कि भाई लिखना है, पैसे हो ना हो हमें तो लिखना है, तो वो डेडिकेशन या फिर जैसे आप कह रही है ना साधना है, तो इट इज़ लाइक दैट। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसी कविता हमें सुनाएं ताकि हम इस एपिसोड को एंड कर पाए, जो भी आपकी पसंदीदा कविता हो। पसंदीदा तो कहानियां और कविताएं चलती रहेंगी। समथिंग ऑन लव आई हैव रिटन। हाँ, मैं लव पे भी लिखती हूँ, तो मैंने एक गजल लिखी है, वो गजल सुनाती हूँ मैं आपको कि इश्क की हर खता निभानी है, इश्क की हर खता निभानी है, लोग कहते मुझे दीवानी है, उनको देखूं तो धड़कने थमकर बुनने लगती नई कहानी है, इश्क की हर खता निभानी है। आपका रूठना मनाना भी, आपका रूठना मनाना भी जिंदा रिश्ते की एक निशानी है, और हो मोहब्बत या बेहिसी उनकी रस्म उल्फत है चलती जानी है। अब आपके जिस्म की ही खुशबू से, आपके जिस्म की ही खुशबू से इत्र की बोतलें बनानी हैं, और इश्क की हर खता निभानी है। जिंदा रहते हैं देख कर जिनको, जिंदा रहते हैं देख कर जिनको, उनके पहलू में जान जानी है, इश्क की हर खता निभानी है, और लोग कहते मुझे दीवानी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मुझे लगता है आपकी जब नई किताब आ जाए तब हम वापस से मिलेंगे, स्मृति की चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Thank you so much. I wish you all the best, and you're doing a very wonderful job. I mean, talking to you. Generally, people are not able to ask so many questions to an author, but you nailed it. You did fantastic. Thank you so much. Thank you so much. It was pleasure having you. Thank you. तो ये थी श्रद्धा रमानी, जो एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, और बहुत अच्छी टीचर भी हैं और एक फेमिनिस्ट भी हैं। लेकिन इनकी बुक्स जो हैं आप पढ़ेंगे तो आप इन्हें और जानेंगे कि इनके दिमाग में क्या पूरे दिन चलता रहता है। तो ऐसे ही एक्सपर्ट से हम अगले एपिसोड में भी मिलेंगे। लेकिन श्रद्धा रमानी की बुक्स के लिए आप हमारे यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ पे जा सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगले एपिसोड में मिले, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस वॉज लेट्स टॉक पॉडकास्ट एंड फर्नीचर कर्टसी Taroni Furniture Private Limited. Thank you.